जी हाँ, जैश ए मोहम्मद समेत कई दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान फैसलाकुन कार्रवाई कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की दहशतगर्दों की लिस्ट में मसूद अजहर को शामिल किए जाने की तजवीज को पाकिस्तान अपनी हिमायत दे सकता है। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने बुध के रोज मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने के लिए नए सिरे से तजवीज पेश की थी और अगर मसूद अजहर आलमी दहशतगर्द करार दे दिया जाता है तो फिर उसके गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी आयद हो जाएगी, उसके तमाम असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। अगर पाकिस्तान यूएन में मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद की तायद करता है तो दहशतगर्दी के खिलाफ उसे उसकी संजीदा कोशिश के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। और वहीं पाकिस्तान में इंतहा पसंद तंजीमों की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब भी मबजूल हो गई है। बरतानिया ने भी पाकिस्तान को सख्त तनबीह दे डाली है कि वो अपने यहां हर तरह की दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी लगाए, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए मौसर कदम उठाए। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस सिलसिले में खास बातचीत भी की। पुलवामा हमले के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हो गए हैं और उसके बाद से लगातार ये मांग की जाती रही है कि अब पाकिस्तान सख्त कदम उठाए दहशतगर्दी के खिलाफ। और चलिए, हमारे साथ मौजूद है हमारे दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू और पीके सहगल साहब, माहिर हैं दिफाई उमूर के, डिफेंस जो है तमाम चीजों पर इनको काफी उबूर हासिल है। शैलेंद्र, लगातार हमारी ये बातचीत हो रही थी खासतौर से पुलवामा हमले के बाद कि अब सही मायनों में पाकिस्तान के गिर्द शिकंजा कसना चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि दहशतगर्दी बंद करे। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह का दबाव पाकिस्तान पर लगातार बना हुआ है पुलवामा हमले के बाद, भारत ने भी इसका जवाब एयर स्ट्राइक से दिया और साथ ही साथ अब अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो भी लगातार दबाव बना रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि यूके की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने भी बात की है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से और कहा है कि अपने यहाँ पर आतंकवाद पर काबू लगाइए। वहीं साथ ही साथ इस पूरी लड़ाई में अब भारत का साथ तमाम मुल्क दे रहे हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन तमाम इसमें शामिल हैं। और इसी बीच यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी में भी 3 बड़े मुल्कों ने, अमेरिका, यूके और फ्रांस ने मिलकर एक प्रपोजल लाया है 1267 कमेटी में, फिर ताकि एक बार फिर कोशिश की जा सके कि मौलाना मसूद अजहर जो कि जैश का सरगना है उस पर पाबंदी लगाने के लिए, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन अब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें कहा जा रहा है कि यूएनएससी में अब पाकिस्तान मसूद अजहर का साथ छोड़ सकता है, यानी कि ये कहा जाए कि अब पाकिस्तान को जो इस बात को लेकर जो ऑब्जेक्शंस थे उनको विड्रॉ कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस कदम का पुलवामा हमले से कोई लेना देना नहीं है, वो ये कदम नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए उठा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अगर पाकिस्तान ये कदम उठाता है तो इसका कितना इंपैक्ट होगा और साथ ही साथ चीन जो लगातार रोड़े अटकाता रहा है इस कदम को लेकर, क्या वो भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाएगा? जी, हमारे साथ पीके सहगल साहब भी मौजूद है। पीके सहगल साहब, बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। किस तरह से देखेंगे आप पाकिस्तान के इस कदम को? पाकिस्तान जो है दुनिया में अलग थलग हो गया है, उसके ऊपर जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रेशर के साथ साथ उसके फाइनेंसिस के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, फाइनेंशियली वो कोलैप्स होने जा रहा है। ऐसे में उसको साफ तौर पे लगता है उसकी हेल्थ बिल्कुल बिगड़ चुकी है और मसूद अजहर पाकिस्तान के लिए एक लायबिलिटी बन गया है। ऐसे में वो चाहते हैं कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कह रहे हैं कि शायद उसके केस दाखिल होगा उसको अपोज नहीं करेंगे, जिससे जो चाइना को एम्बेरसमेंट होती है, चाइना भी एम्बेरसमेंट से बच जाएगा, क्योंकि चाइना भी इशारा दे रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ हर प्रकार की तरह इस प्रकार शायद ना जुड़ सके। ऐसे में पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, ताकि जो दुनिया का प्रेशर पड़ रहा है, हिंदुस्तान का प्रेशर पड़ रहा है, उससे कुछ हद तक बच सके। साथ ही साथ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो उसके ऊपर शिकंजा कसती जा रही है, उसको भी मैसेज देना चाहता है कि हम
आफ्टर ऑल आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया देखेगा क्या ये सच है या गलत है। मसूद अजहर के साथ साथ उनको हाफिज सईद के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी, लखवी के साथ भी करनी होगी, सलाउद्दीन के साथ भी, और प्रेशर ईरान की तरफ से भी पड़ रहा है। ईरान ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दे दिया कि जिस माफिक की दहशतगर्दी हिंदुस्तान में कर रहा है, इसी माफिक दहशतगर्दी ईरान में भी फैला रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर वो इसको बंद नहीं करेगा तो वो कई प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जी। इसी प्रकार प्रेशर अफगानिस्तान से भी आ रहा है, हाँ। हजारा से भी आ रहा है, ताजिक से भी आ रहा है, पश्तून से भी आ रहा है। यानी पूरी दुनिया से जो है ये दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे लगातार कि हिंदुस्तान ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है डिप्लोमेटिक तौर पर, अगर हम बात करें यहां तक कम से कम पाकिस्तान को लाने के लिए। जी, जाहिर तौर पर जब मुंबई हमला हुआ था उसके बाद से लगातार जो डॉजियर पाकिस्तान को सौंपे गए थे बतौर सबूत, उन सबूतों को दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ भी शेयर किया गया था, साझा किया गया था, और ये कहा गया था कि किस तरह से पाकिस्तान में इतने बड़े हमले को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की जाती है, किस तरह से असला मुहैया कराया जाता है, और किस तरह से इतने बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने के बावजूद पाकिस्तान लगातार बच रहा है, मुंबई हमलों में कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। लेकिन इसके बाद जब पुलवामा हमले की बात करें तो पुलवामा हमले में शुरुआत में पाकिस्तान से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सबूत साझा नहीं किया गया था, लेकिन ये तमाम सबूत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, तमाम बड़े मुल्कों के सामने वो सबूत रखे गए कि किस तरह से पुलवामा हमले के पीछे जैश का हाथ है। जो सुसाइड बॉम्बर था वो भी जैश का था, उसका दावा भी उसने किया एक वीडियो मैसेज के जरिए, और इन तमाम सबूत साझा किए गए सभी बड़े मुल्कों के साथ, जिसके बाद लगातार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता चला गया। चाहे अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, रूस की बात करें, तो ये तमाम मुल्क, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी साफ कर दिया था कि ये इस हमले की उन्होंने निंदा भी की, और साथ ही साथ जैश का नाम भी उस बयान में था जो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से सबसे पहली बार आया था। हालांकि चीन भी उस जो बयान है उसमें शामिल था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जैसे कि अभी पीके साइकिल साहब बता रहे थे कि अब चीन भी मजबूर हो गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, जो दबाव लगातार बन रहा है कि पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में अब मजबूर हो चुका है पाकिस्तान की वो कार्रवाई करे। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि हालांकि ये पहले भी ऐसे कदम उठाए गए हैं जहां पर जैश को बैन किया गया 2002 में, उसके साथ अभी हाल ही में फिर एक बार जमात उद दावा और फलाह इंसानियत को बैन किया गया जो हाफिज सईद से जुड़ी हुई तंजीमें हैं। तो ऐसे में ये एक बस कॉस्मेटिक कार्रवाई होगी या एक कड़ी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान किस हद तक जाता है कार्रवाई करने के लिए। हालांकि इमरान खान कहते हैं कि हम अपने यहाँ पे आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, लेकिन इमरान खान की बात पे कितना यकीन किया जाना चाहिए ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ चीन का क्या रुख रहेगा यूएनएससी में, वो भी एक दिलचस्प बात रहेगी। जी, तो बहुत सही आपने कहा कि तमाम चीजें जो हैं उनको देखना पड़ेगा। और आइए नाज़रीन, अब आपको सीधे दिखाते हैं एयर चीफ मार्शल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। And same goes for the helicopter which was lost during this thing. We not lost 9 aircraft by any chance. 9, I think we would have lost in the whole year. How do you look at the release of Abhinandan? Whether it's international pressure or... I can't comment on the politics of it. Okay. We are happy that he is back with us. Sir, wait a minute. No, medical examination and debriefing after that depends on his fitness. If he is fit to fly a fighter, then he will go back to ASCON. If he is not fit to fly a fighter, then he will become a low medical category till the time he gets his currency, and then he will go back when he gets his fighter currency back. My question is, if he is fit, will he be placed in the same squadron? No, that depends when he does his medical recovery. Okay, if he is immediately fit, he will go back to the same unit. We don't change units just because of that. It depends on basically it is through the doctors, because you must remember that ejection is something which is very. I have also ejected. It is something that takes a lot of toll on your body, and if you are not perfectly fit, and God forbid you have to eject again, you will be spending the rest of your life on a wheelchair.
So we don't take a chance with the fitness of a fighter pilot. That's why the medical rejection in entry when we select people is very, very high, because your physical condition, your curvature of your spine and all those things have to be very, very good to take that kind of a rejection injury. Sir, permanent commission for women officers. तो एयर स्ट्राइक और खासतौर से विंग कमांडर अभिनंदन की सेहत के ताल्लुक से इस वक्त एयर मार्शल जो हैं वो मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस अहम खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको आगे की खबरों में बताएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शैलेंद्र वांगू और पीके सहगल साहब से। सहगल साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र अभी कह रहे थे कि अहम बात यह होगी कि क्या वाकई पाकिस्तान कोई स्टेप उठाता है या सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे की कार्रवाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी माजी रहा है हमेशा यही है कि कहता कुछ है करता कुछ है। बिल्कुल खत्म है, जीरो है। उनके कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इमरान खान बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में, जैसे ही पुलवामा में हमला हुआ तो जैश ने कहा ये हमले के पीछे हमें, और बोस्ट कर रहे थे कितना सक्सेस हासिल किया है। उस समय इमरान खान ने हिंदुस्तान को कहा कि अगर आप मेरे को पुख्ता सबूत दोगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं हर प्रकार से उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और दहशतगर्दों के हिंदुस्तान ने पुख्ता एविडेंस दे दिया है। उस एविडेंस के बाद में इमरान खान बड़ी डेलिकेट सिचुएशन में, उनको एक्शन लेना ही है, और उसी को निगाह में रखते हुए उन्होंने कहा कि हमने जैश से बात की है और जैश ने कहा कि उनका इसमें कुछ लेना देना नहीं था। तो वास्तव में पाकिस्तान डिनायल मोड में जा रहा है। जैश ने पहले कबूल किया, अभी उनको कहा गया कि आप एक्सेप्ट करो कि हमने कबूल नहीं किया, क्योंकि इमरान को तो एक्शन लेना ही है। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर खूब बढ़ना शुरू हो गया है, और इंटरनेशनल प्रेशर के आगे पाकिस्तान साफ तौर पर घुटने टेक रहा है। वास्तव में वो एक्शन लेता है और किस हद तक एक्शन लेता है वो तो समय बताएगा, लेकिन इस समय प्रॉमिस किया जा रहा है कि हर प्रकार का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मेरे को साफ तौर पे लगता है कि जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लायबिलिटी हो गया है, और उस लायबिलिटी से बचने के लिए वो उसको कुर्बान कर सकते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में ये अक्सर किया जाता है, बाप बेटे को कुर्बान कर देता है, बेटा बाप को। ठीक है, हमारे साथ शैलेंद्र वांगू भी मौजूद हैं। शैलेंद्र आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से सहगल साहब कह रहे हैं कि लायबिलिटी बन गया है, अभी अगर हम बात करें मसूद अजहर की, इसी तरह से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान से कई बार ये बात की गई है, कई बार दबाव डाला गया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे। हाँ, कहता जरूर है लेकिन करता कुछ और ही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये खास तौर से इस वक्त बहुत ध्यान में रखनी है कि इस वक्त जो प्रैक्टिकली है वो दबाव जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि जैसे कि अभी सहगल साहब बता रहे थे कि वो एक लायबिलिटी बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एसेट भी है। जैसे हाफिज सईद की बात करें तो हाफिज सईद को बजाय उसके खिलाफ कार्रवाई करने के पाकिस्तान उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाकर चुनाव लड़वाना चाहता है, पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई के लिए एसेट है, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करके वो भारत और बाकी जो पड़ोसी मुल्क हैं, अफगानिस्तान या ईरान, इनके खिलाफ आतंकी गतिविधियों का अंजाम देते हैं। ऐसे हमले कराए जाते हैं। भारत पर जो हमला हुआ था पुलवामा में, उससे ठीक करीब 4-5 दिन पहले ऐसा ही एक हमला ईरान में भी हुआ था, जहां के ईरान बॉर्डर गार्ड्स को, जिसमें करीब 40 के आसपास उसमें भी शहीद हुए थे। तो ऐसे में इसमें देखना यह होगा कि जब तक पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई जब तक इनको समर्थन देती रहेगी, जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आउटफिट्स को, तब तक ये कहना कि वो कार्रवाई करेगा, उन पर पाबंदी लगाएगा, ये कहना मुश्किल होगा। हालांकि इमरान खान वादा तो कर रहे हैं, लेकिन वो वादा कितना पूरा कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हिना, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कल हमारे पास एक बयान जैश ए मोहम्मद की तरफ से भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है और ये माना है कि पाकिस्तान सरकार पर दबाव है, न सिर्फ भारत की ओर से बल्कि अमेरिका और रशिया की ओर से भी लगातार दबाव बन रहा है, और
पाकिस्तान सरकार मजबूर हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी को खुश करने के लिए। और ऐसे उन्होंने इस बयान में ये भी उन्होंने कहा है कि हमारे जो कैडर हैं, यानी कि जो आतंकी हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको तैयार रहना चाहिए कहीं और माइग्रेट होने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान सरकार पर भी आरोप लगाया है कि वो एकदम बिल्कुल परवेज मुशर्रफ की सरकार की तरह बिहेव कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि इससे पहले 2003 में जैश ने ही परवेज मुशर्रफ को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। यानी कि यह कहा जा सकता है कि अगर दबाव बनाया जाएगा जैश ए मोहम्मद पर, तो इस वक्त इमरान खान सरकार पर भी अंदरूनी दबाव बन सकता है, इमरान खान सरकार भी निशाने पर हो सकती है जैश ए मोहम्मद की। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद जो है दो मुंहा सांप है, न सिर्फ ये भारत को ढसने के लिए रखा गया है, बल्कि अगर इसको छेड़ा जाए तो ये पाकिस्तान को भी ढस सकता है। और शैलेंद्र, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिल रहम हो चुकी है। बिल्कुल, ये अमेरिका ने भी साफ कर दिया था। आपसे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनका भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने बहुत पहले ही फंडिंग देना बंद कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा था आतंकवाद के खिलाफ, और जो नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में मौजूद हैं उन पर जो हमले हो रहे थे उस पर भी पाबंदी नहीं लगा पाया पाकिस्तान। तो ऐसे में अमेरिका ने फंडिंग देना बंद कर दिया था। तो कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हालत है वो बहुत खराब है, वो हर जगह कर्जे में डूबा हुआ। और एक ही मुल्क है जो पाकिस्तान की लगातार मदद कर रहा है, वो है चीन। चीन लगातार जो चीन के नेशनल इंटरेस्ट में या चीन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में जो भी कदम होता है वो चीन उठा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान चीन के भरोसे और चीन के फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए वो एक बैसाखियों की, कह सकते हैं बैसाखियां लेकर इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है। अपनी इकोनॉमी उसकी बहुत खराब स्थिति में है। तो ऐसे में आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद का इस्तेमाल करना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान ISA की मजबूरी भी। जी पीके सहगल साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सहगल साहब, चीन जो है वो कभी हमेशा अपने हित को निगाह में रखता है। चीन पाकिस्तान की इस हालत को एक्सप्लॉइट करना चाहता है अपने फायदे के लिए। चीन कह रहा है कि मैं और सीपेक के नीचे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी प्रकार का चीन ने पैसा नहीं दिया। पैसा तो इनको दे रहा है UAE और सऊदी अरेबिया, और हिंदुस्तान जो है UAE से भी बात कर रहा है, सऊदी अरेबिया से भी बात कर रहा है कि हमको कोई इतराज नहीं है अगर वहां प्रोजेक्ट लगाएं, लेकिन अगर पैसा देते हैं तो स्ट्रिंजेंट शर्तें लगाएं कि ये पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और चीन के लोन को वापस करने के लिए। साथ ही साथ हिंदुस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बात कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक से बात कर रहा है, FATF से बात कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो इकोनॉमिक शिकंजा है उसको और कसा जाए ताकि पाकिस्तान मजबूर हो जाए। इट इज मनी दैट मेक्स द बेयर रन। अगर पैसा ही नहीं होगा तो दहशतगर्दी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इसलिए हिंदुस्तान की जो मुख्य पॉलिसी होगी, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट किया जाए और डिप्लोमेटिकली इसको और आइसोलेट किया जाए। जी सहगल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कुछ हद तक सऊदी अरेबिया और UAE। जी सहगल साहब, OIC में जिस तरह से हिंदुस्तान एक मजबूत देश के तौर पर सामने आया, काफी बड़ी कामयाबी। इसमें कोई शक ही नहीं कि हिंदुस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया गया। पाकिस्तान को बड़ी आपत्ति हुई और पाकिस्तान ने एक किस्म से इंसल्ट समझी। उनके फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी खाली दिखाई गई, वो शामिल नहीं हुए। इसी से तकरीबन 60 साल पहले याया खान जब मीटिंग में जा रहे थे, वहां भी हिंदुस्तान को इन्वाइट किया था, क्योंकि हिंदुस्तान आ रहा था तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और मीटिंग में आने से इनकार कर दिया कि जब तक हिंदुस्तान के ऊपर दबाव न डाला जाए कि मीटिंग से हटा दिया जाए। फिर हिंदुस्तान को टर्की ने, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने कहा कि आप इस मीटिंग में शामिल मत होइए, तो उनकी रिक्वेस्ट से हिंदुस्तान ने शामिल नहीं हुए। आज 65 साल के बाद में हिंदुस्तान को OIC में लगता है कि अगले 1 साल या 2 साल में हिंदुस्तान को OIC में मेंबरशिप मिल जाएगी। दुनिया के 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में, और OIC इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल। शैलेंद्र, इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे, आपके पास आना चाहेंगे। नजरअंदाज कर रहा है। जिस तरह से OIC की हम बात कर रहे हैं, लगातार हमने इस पर अपडेट दिया था कि बहुत बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिए। जी बिल्कुल, एक बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए, जहां पर लगातार OIC की तरफ से कश्मीर को लेकर बयान आते रहे हैं और साल दर साल भारत सरकार की तरफ से उन बयानों का खंडन किया जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट इंडिया का है, और ऐसे में कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया चाहिए। आपको बता दें कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म ने
पुलवामा हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसकी निंदा की थी, विरोध किया था और कहा था कि फाउंडिंग मेंबर कंट्री यानी कि पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है इस तरह से उस पर हमला नहीं होना चाहिए था। उसी प्लेटफॉर्म पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जाकर अब भारत का रुख रखती हैं, भारत का जो मकसद है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का उसको साफ करती हैं। तो अपने आप में एक बड़ा एक चेंज इन स्ट्रेटजी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने पहले साफ कर दिया था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अगर शामिल होती हैं तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान की इस धमकी का कोई भी असर ओआईसी पर नहीं हुआ, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने एड्रेस भी किया। हालांकि आपको एक बात और बता दूं कि एक बार फिर ओआईसी की तरफ से कश्मीर को लेकर बयान दिया गया इस मीटिंग खत्म होने के बाद, लेकिन उसका जवाब फिर एक बार भारत ने इस तौर पर दिया कि भारत का इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर, तो ऐसे में इस तरह के नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन अपना अपना स्टैंड हर कंट्री का रहता है, खासतौर से ओआईसी का। ओआईसी लगातार कश्मीर को लेकर बोलता रहता है, लेकिन भारत ने भी अपना स्टैंड जो है वहां जाकर एक चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर अपना जो रुख है वो भी साफ कर दिया। जी सहगल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे अब हिंदुस्तान का रवैया आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से आप हिंदुस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हिंदुस्तान का रवैया बड़ा साफ है कि पाकिस्तान के पास साथ किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो सकती जब तक वो दहशतगर्दी बंद न करे। हमने साफ तौर पे पाकिस्तान को मैसेज दिया कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं, आपके अवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमारी दुश्मनी है तो दहशतगर्दों के खिलाफ है और उनको हम बार बार खत्म करेंगे अगर इस माफी का हादसे होते रहे। और जब जब ऐसे हादसे होंगे आपके घर में घुस के हम बातचीत आपको सजा देंगे उनको। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक प्रेशर हम बढ़ाने जा रहे हैं, इकोनॉमिक प्रेशर, स्ट्रेंगुलेशन का इसके साथ साथ हम ईरान के साथ और अफगानिस्तान के मिलजुल कर एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसके लिए विजय गोखले जो है ईरान जा रहे हैं अगले 1-2 दिन में कोऑर्डिनेट करने के लिए कंबाइंड एंड जॉइंट ऑपरेशंस। इसी माफिक बलूचिस्तान में वहां के बलूच आर्मी जो है उत्साहित होकर उन्होंने कल पाकिस्तान की 3 पोस्टों पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अपने ही नाग उसको डसना शुरू हो रहे हैं और उनकी बदौलत पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जितना जल्दी ये पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करे पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, और नहीं एक्सेप्ट करता तो हिंदुस्तान कार्रवाई करता रहेगा, बार बार करता रहेगा। अभी उनको शक नहीं रहा, पहले उनको लगता था हिंदुस्तान गरजता है बरसता नहीं, अभी उनको साथ में लगता है कि बरसता कम है, गरजता कम है, बरसता ज्यादा है। आपको याद है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन्होंने कहा कि इस माफी की स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन 1 साल के बाद हमने जब विजुअल जारी किए तो कोई शक नहीं रहा। अभी भी वो कबूल नहीं कर रहे कि हिंदुस्तान की तरफ से स्ट्राइक हुई है, लेकिन वास्तव में स्ट्राइक हुई है और बहुत जबरदस्त स्ट्राइक हुई है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है उसको कह रहा है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, हिंदुस्तान ने केवल उनका पाइन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किया है, जिसके लिए यूएन में जा रहे हैं कि हिंदुस्तान इको टेररिज्म की कार्रवाइयां कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसकी स्टेटमेंट को सुनने के बाद में हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ लीडर्स भी अपनी सेंस ऑफ मेच्योरिटी खो बैठे हैं, अपना सेंस ऑफ डिस्क्रिशन और सेंस ऑफ टाइमिंग खो बैठे हैं और उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन अभी भी काफी वोलाटाइल है। इस समय पूरे देश को एकजुट होकर सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट के पीछे खड़ा होना चाहिए। ऐसे में एक और चीज की बड़ी आवश्यकता है। 72 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, आज भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिफाइन नहीं की गई, एनंशिएट नहीं की, ट्रांसपेरेंट तरीके से पेश नहीं की गई। ये पार्लियामेंट में डिस्कस होकर एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इररिस्पेक्टिव, एक पार्टी आए एक पार्टी जाए, एक प्रधानमंत्री आए दूसरे आए, जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें कंटिन्यूएशन होना चाहिए, जैसे चाइना में होता है। हिंदुस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में किसी प्रकार की कोई कंटिन्यूटी है नहीं। चाहेंगे आखिर में यही जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान को मजबूती से अपनी तमाम तर कार्रवाई जो है वो इस तरह से जारी रखना चाहिए। बिल्कुल हिना, आपको बता दें सबसे पहले एक अपडेट ये भी है कि कल देर शाम एक अहम बैठक हुई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने चेयर किया और इसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और जो फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली और साथ ही साथ इसमें एनएसजी डोभाल और विदेश सचिव विजय गोखले भी शामिल थे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है कि भारत की आगे की रणनीति क्या होगी। हालांकि आपको बता दूं, जिस तरह अभी सहगल साहब बता रहे थे कि इस एयर स्ट्राइक के बाद अब इंटरनल जो हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो शुरू हो चुकी है। तमाम पॉलिटिशियंस इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि जैश खुद ये बात कबूल कर चुका है कि
एयर स्ट्राइक्स हुए हैं और एयर स्ट्राइक्स उनको नुकसान भी हुआ है। जब जैश ए मोहम्मद खुद इस बात को कबूल कर रहा हो तो दोनों खास मेहमानों का हम आज की इस डिबेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शैलेंद्र वांगू हमारे एडिटर दिल्ली से और पीके सहगल साहब माहिर दिफाई उमूर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।